सोचा था हजार लफ्ज लिखूंगा तुम्हें सामने बिठाकर, नजर तुम्हारे चेहरे पे क्या पड़ी, कागज कोरे हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग टोटल 80 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इडियम्स डिस्कस कर चुके थे, है ना। टोटल 80 इडियम्स हम लोगों से हो गए थे एसएससी जीडी 2023 के पूछे हुए। तो चलिए 80 के बाद जो सवाल था हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक, इसमें 80 नंबर 1 सवाल है आपके सामने। ठीक है, अच्छी बात है कि पेन देखिए खुद सेलेक्ट हो रहा है, तो मुझे तो सेलेक्ट ही नहीं करना है। अब इतना लंबा मैं कैसे लिखूंगा, कौन सेलेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, आशा करते ठीक हो गया। चलो ठीक है, लिखा हुआ है द पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक। देखिए इसको पोर्ट बोलते हैं, इसको केटल बोलते हैं। कई बार होता है ये सब बर्तन जब नए नए होते हैं ठीक होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं आग में धधकते में सब चढ़ा दीजिए तो सब क्या होता है, आपस में ब्लैक हो जाएगा, नीचे कालिख लग जाएगा, सब ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे कैटल बोल रहा है पोर्ट को, यार तू तो ब्लैक है, खुद ब्लैक है वो नहीं दिखा रहा है, समझे। एक कैटल क्या बोल रहा है पोर्ट को कि तू तो ब्लैक है, लेकिन खुद ब्लैक है ये बात नहीं बता रहा। मतलब यहाँ दिखता है कि हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी इन द सेंस ये है कि बगल वाले को तो बोल रहा है कि तुमने गलत किया है, लेकिन खुद गलत किया वो नहीं बोल रहा है, समझो। इसमें होता है कि दूसरों में फॉल्ट फाइंड करना। हिपोक्रेसी मतलब क्या होता है, फॉल्ट फाइंड इन समवन, फॉल्ट फाइंड इन अदर वन, कि दूसरों में फॉल्ट फाइंड करना और खुद की गलतियां छुपा लेना। जैसे अभी हो रहा है कि जो विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस का है, केजरीवाल है, हेमंत सरकार है, सबके पीछे ईडी लग गया है, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा है कि भ्रष्टाचारी है, पैसा खाया है, ऐसा कुछ किया है। और बीजेपी का सारा नेता लोग चुपचाप बैठा हुआ है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो बीजेपी है वो दूसरी पार्टियों को बोल रही है कि तू तो ब्लैक है। अरे वो तो है ही ब्लैक भाई, तुम भी तो ब्लैक हो। तो वही है द पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक। यहाँ पे एक हिपोक्रेसी दिखती है, एक वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी सिंपली मतलब होता है कि बगल वाले को गलत ठहराना लेकिन खुद की गलती को छिपाए रखना, लेकिन खुद भी गलत होना, इन द सेंस कि दोनों गलत है, लेकिन जो बोल रहा है वो अपनी गलती छिपा रहा है और बगल वाला को बोल रहा है तू गलत किया है। मतलब जब ये गलत किया तो कोई दिक्कत है, बगल वाला गलत किया वो बोल रहा है गलत है, तो एक हिपोक्रेसी है। तो द पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक, यहाँ एक हिपोक्रेसी सेंस आता है कि दोनों ब्लैक है, लेकिन एक बोल रहा है कि यार तू ब्लैक है, मतलब क्या सेंस है ये, है ना। तो वही लिखा हुआ है द पोर्ट कॉलिंग द ब्लैक इज यूज्ड टू हाईलाइट हिपोक्रेसी, है ना, कि व्हेन समवन क्रिटिसाइजेज और एक्यूजेज अनदर पर्सन ऑफ ए फॉल्ट और बिहेवियर दैट दे देमसेल्फ आर गिल्टी, कि वो दूसरों को जो दोषी ठहरा है उसका तो दोषी वो खुद है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर समझ गए होंगे और इसमें जो आंसर है वही होगा कि पीपल आर गिल्टी ऑफ वेरी फॉल्ट दे आइडेंटिफाई इन अदर, कि जो गलती वो दूसरे में ढूंढते हैं वो उसके खुद भी दोषी होते हैं, मतलब खुद भी वो गलती किए होते हैं एक तरह से। ठीक है, देखिए एक्सप्लोर ऑल एवेन्यू कुछ भी नहीं है। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यू देखने से ही पता चल रहा है कि यार कुछ नया चीज़ ढूंढने के बारे में बोल रहा है। तो टू ट्राई आउट एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट ए रिजल्ट, ट्राई ऑल एवेन्यू। एवेन्यू आप सर्च क्यों करोगे, एक्चुअली आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कहीं बाहर चले जाओ, मतलब मान लीजिए आप जापान चले जाओ और आपको चावल दाल भात खाने का मन है, कि आप सीधा ढूंढ पाओगे, आप तो क्या करोगे, सर्च ऑल एवेन्यू टू गेट द फूड। ठीक है, तो हर पॉसिबिलिटी ट्राई करोगे ताकि आपको जो रिजल्ट है वो मिल सके, है ना। ठीक है, चलिए न्यू रूट न्यू थिंग ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए स्पिनिंग वन व्हील्स, ये पिक्चर देख के समझ जाइए कि चक्का को बार बार घुमा रहा है लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा है, समझे। जब इसे गाड़ी वगैरह होती है बर्फ वाला एरिया में या फिर कीचड़ वाले जगह पे फंस जाती है तो चक्का घूमते रहता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है। यही सेंस है कि स्पिनिंग वन व्हील, कि अपना चक्का तो घुमा रहे हो लेकिन तरक्की नहीं हो रही। जैसे अभी आरसीबी का हाल हो गया है ना। आरसीबी खूब बैट बॉल पल्ला सब मार रहा है लेकिन जीत नहीं पा रहा है ना, समझो। आरसीबी का भी हाल ऐसा ही हो गया कि टैलेंट तो खूब है लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रहा, बढ़ नहीं रहा आगे। पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा जोर ताकत लगा रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे, तो वही हाल हो गया। स्पिनिंग वर्ल्स मीन्स मतलब आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो, है ना, कि आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो लेकिन कुछ भी अचीव नहीं हो रहा है, समझो। तो ये सही होगा, ये सब गलत। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ये मैन ऑफ मी सिंपल मतलब है, या मैन ऑफ मी मतलब एक होता है ना किसी मेरे जैसा आदमी होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना ये मैन ऑफ मी मतलब मेरे जैसा आदमी होना चाहिए। इसका सेंस यदि ऐसा कौन कहता है, कौन किसी को बोल सकता है कि यार मेरे जैसा आदमी होना चाहिए, ऐसा मेरे जैसा आदमी होना चाहिए, मतलब वो बहुत अमीर होगा, बहुत पावरफुल होगा, तभी तो बहुत वैल्यूएबल होगा, तभी तो वो लगा यार आदमी हो तो मेरे जैसा,
मतलब जिसके पास पूरा धन दौलत है, पूरा वैल्यूएबल आदमी है ना, तो ये हो जाएगा, है ना। देखिए कई बार जब ऐसा चीज बोला जाता है ना कि मेरे जैसा आदमी होना चाहिए, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बोलेंगे कि मेरे जैसा आदमी होना चाहिए? नहीं बोलेंगे। वो शांत स्वभाव के इंसान है, बोलेंगे अच्छा इंसान होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे जैसा होना चाहिए। लेकिन जो घमंडी होगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, धन दौलत होगा, वो बोलेगा मेरे जैसा आदमी होना चाहिए, है ना, समझो। तो नोबल बिहेवियर एक हो सकता था आंसर, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि कुछ नेगेटिव मीनिंग सेंस आता है, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग सेंस का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, ग्रीस समनपाल मैंने अभी बताया था कि ब्राइब देना, है ना। जैसा इंजन चले उसके लिए ग्रीस डालना पड़ता है ना, ताकि इंजन आगे बढ़ता है। उससे यदि सरकारी काम निकालना हो ना, तो वहां भी ग्रीस डालना पड़ता है ताकि जो काम रूपी इंजन है ना वो चले, ठीक है। तो यहाँ पैसा देना पड़ता है वो चलाने के लिए, है ना। देखिए डन फॉर, दो वर्ड होते हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। एक्चुअली दोनों वर्ड आप ध्यान रखें कि डन फॉर और डन विथ, दोनों मतलब क्या होता है। देखिए डन विथ समथिंग, डन विथ समथिंग जो कोई वर्क हो सकता है, ठीक है। कोई वर्क, जैसे आप घर बना रहे हो, आई हैव मेड माई घर, आई हैव डन विथ माई होम। जैसे आपको कोई होमवर्क मिले, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपको कोई होमवर्क मिला हुआ है और आपने होमवर्क को कंप्लीट कर दिया, तो आप बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, सिंपल बोलोगे। आप उस चीज़ का बोल सकते हो आई एम डन विथ माई होमवर्क, कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। जैसे मैं यदि यही लाइन लिखा हुआ है आई एम डन विथ माई होमवर्क, इसको मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, है ना, माई होमवर्क, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि आई एम डन विथ माई होमवर्क, कि मैंने अपना होमवर्क को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। जब भी डन विथ आता है ना, उसके बाद समथिंग का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई नाउन आएगा। लेकिन डन फॉर के बाद जरूरी नहीं है। डन फॉर मतलब र्यूंड होना, यानी क्षमताहीन हो जाना, र्यूंड होना, एग्जॉस्ट होना। जैसे कोई काम करते करते थक गए तो डन फॉर, र्यूंड होना, एग्जॉस्ट होना, थक जाना, थक जाना। डन फॉर का प्रयोग इस सेंस में होता है, डन फॉर र्यूंड हो जाएगा, ठीक है। आई एम डन फॉर टुडे, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा होगा, आई एम डन फॉर टुडे, आई एम डन फॉर टुडे, कि मेरा आज भर का हो गया। मेरा आज भर का हो गया कहने का सेंस क्या हुआ कि मैं आज पूरा थक गया, मैं काम करते करते पूरा थक गया हूँ, पूरा एग्जॉस्ट हो गया। आई एम डन फॉर टुडे, बट आई एम डन विद दिस होमवर्क, आई एम डन विद दिस मेकिंग दिस होम, आई एम डन विद दिस राइटिंग, आई एम डन विथ माई एग्जाम, कि मैं अपना एग्जाम कंप्लीट कर चुका हूँ। तो कोई चीज कंप्लीट करने का सेंस यदि आ जाता है ना, तो उसके साथ डन विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी के साथ एग्जॉस्ट होने का, थक जाने का ऐसा सेंस आए, र्यूंड होने का सेंस आए, एग्जॉस्ट होने का सेंस आए, थक जाने का सेंस आए, तो वहाँ डन फॉर का प्रयोग करेंगे। आई एम डन फॉर टुडे, आई एम डन विथ माई होमवर्क। आप दो लाइन भी याद कर सकते हो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको लाइटली ना लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है होल्ड ए कैंडल टू। आप समझिए होल्ड ए कैंडल टू, इसका मतलब क्या होता है। पहले आप इस चीज को समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि होल्ड ए कैंडल टू इज यूज टू कंपेयर समवन और समथिंग अनफेवरेबली विथ अनदर पर्सन थिंग दैट इज वास्टली सुपीरियर। इसका कहना मतलब हुआ कि होल्ड ए कैंडल टू का मतलब होता है कंपेयर करना। सिंपल, कंपेयर करना का प्रयोग क्यों हुआ, क्यों, इसका मतलब ओरिजिन कैसे आया, ये समझिए। कि मान लीजिए कोई अप्रेंटिस है, कोई टैलेंटेड पर्सन है, अप्रेंटिस मान लीजिए, कोई टेक्नीशियन मान लीजिए, अप्रेंटिस मान लीजिए, या कोई टेक्नीशियन मान लीजिए, ठीक है, कोई टेक्नीशियन मान लीजिए, ठीक है। और उसका कोई तो हेल्पर होगा, कोई हेल्पर होगा ना, कोई हेल्पर होगा जो काम कर रहा है। वो क्या करेगा कि मान लीजिए रात का वक्त होगा, अंधेरा कहीं पे होगा, वो ये हेल्पर क्या करेगा, एक पहले जमाने में तो ऐसा तो था नहीं इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करेगा, कैंडल लेके पकड़ा रहेगा, कैंडल लेके पकड़ा रहेगा ताकि जो अप्रेंटिस है वो काम कर सके। समझ रहे हो मेरी बात है कि अप्रेंटिस या जो टेक्नीशियन वो काम करेगा और उसके साथ जो एक आदमी है वो क्या करेगा, कैंडल लेके खड़ा रहेगा ताकि उसको लाइट मिलती रहे, वो काम करता रहे। आप बताइए दोनों आदमी का कंपेयर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कंपेयर किस चीज का होगा, कंपेयर होगा टैलेंट का, ठीक है। कि एक आदमी जो बहुत ज्यादा सुपीरियर है इन द सेंस ऑफ टैलेंट, और एक आदमी टैलेंट कम है, तो जिस आदमी का टैलेंट कम है उसको बोलेंगे कि यार वो तो कैंडल होल्ड करने वाला है ना। तो इन द सेंस बहुत पहले यही बन गया कि होल्ड ए कैंडल टू, इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी कैंडल को होल्ड कर रहा है मतलब कोई उसके सामने एक सुपीरियर है, ठीक है। यानी दोनों के बीच में कंपेयर नहीं हो सकता, यानी कंपेयर करने का सेंस आता है तो होल्ड ए कैंडल टू, और नॉट होल्ड ए कैंडल टू ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है। तो जब कंपेयर करने का सेंस इस तरह आ जाए कि यार हो गया हेल्पर और अप्रेंटिस के बीच में कोई कंपेयर नहीं सकता, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू हिज डेड फादर, कि जो नया राजा बना है ना उसको पुराने राजा से कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो नॉट होल्ड ए कैंडल, ठीक है। तो कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ, इसका सही आंसर होगा। कभी भी आए होल्ड ए कैंडल टू, आप पिक्चर याद रखें कि एक हेल्पर है, एक अप्रेंटिस है। हेल्पर क्या करता है, कैंडल लेके पकड़ा होता है, और अप्रेंटिस अपना काम करता है। दोनों के बीच में कंपेयर नहीं हो सकता, हो सकता है सिर्फ टैलेंट का, ठीक है। तो दोनों के बीच में कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि टैलेंट अलग चीज़ है।
उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इसका नहीं है। तो जो आदमी कैंडल पकड़ने के लिए, उसका कंपैरिजन आप दूसरे से नहीं कर सकते। लेबर का कंपेयर मिस्त्री से नहीं कर सकते, है ना, कि दोनों का काम अलग है। एक के पास टैलेंट है, एक के पास नहीं है, तो कैन नॉट कंपेयर्ड विथ। क्या लेबर की जगह मिस्त्री को रख के कंपेयर कर काम कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो कंपेयर नहीं कर सकते। एक कैंडल होल्ड करने वाला आदमी एक लेबर की तरह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, होल्ड ए कैंडल टू, ठीक है, यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कॉल फॉर, यहाँ 3 वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। कॉल है, फ्रेजल वर्ब से सवाल है, और 3 याद रखिए। कॉल इन मतलब होता है पे या शॉर्ट विजिट, पे या शॉर्ट विजिट लिख सकते हैं आप, ठीक है, पे या शॉर्ट विजिट, ठीक है, पे या शॉर्ट विजिट। एक होता है कॉल अप करना, मतलब रिमेंबर करना, याद करना, ठीक है, रिमेंबर करना, रिमेंबर करना, या फिर हिंदी में लिख सकते हो याद करना, ठीक है। और एक होता है कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना, डिमांड करना, या फिर बोल सकते हो मांग करना, मांग करना। देखिए कई बार बनेगा कि सर फ्रेजल वर्ब तो याद होते ही नहीं है, फ्रेजल वर्ब नहीं याद होते, एक्चुअली याद भी नहीं होंगे। आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम के आए क्वेश्चन रटने पड़ेंगे। जैसे देखिए सीजल 2016 का पूछा हुआ सवाल है, द डॉक्टर हैज बीन, खाली जगह, टू अटेंड टू एन अर्जेंट केट, डॉक्टर को बुलाया गया, है ना, या डॉक्टर ने एक विजिट पे किया, डॉक्टर गया, ठीक है। कॉल इन मतलब बुलाना भी होता है, आप दोनों लिख सकते हैं। कॉल इन मतलब बुलाना, कि डॉक्टर को बुलाया गया कि एक अर्जेंट केस है, डॉक्टर को बुलाओ, तो कॉल इन या डॉक्टर, तो यहाँ कॉल इन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉल इन मतलब बुलाना या पे या शॉर्ट विजिट। चलिए दूसरा देखते हैं। एक है कि द स्मेल ऑफ द सी, सी का जो स्मेल है, कॉल्ड मेमोरीज ऑफ अर चाइल्डहुड, कि जो समुद्र का, मान लीजिए कोई आदमी बचपन में समुद्र में रहा और अचानक शहर में आ गया और फिर बड़ा होके गया समुद्र के किनारे, तो उसको क्या है, समुद्र के किनारे वाली मेमोरी क्या होगी, याद आएगी, रिमेंबर करेगा, तो कॉल अप होगा। आप मतलब क्या होता है, रिमेंबर करना, मेमोरी, है ना, यादों को रिमेंबर करना, कॉल अप, ये सही हो जाएगा। तो आपने 3 चीज यहाँ तीनों सीख लिया। एगो, अब सवाल था कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, मांग करना, तो इसमें एक ही सेंस आता है, टू रिक्वायर समथिंग, आस्क करना, है ना, आस्क करना, डिमांड करना, रिक्वायर करना, सब एक ही चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट टेक्स टू टू टेंगो। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, से नहीं बजती, नहीं बजती। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्ट या कोई प्रॉब्लम आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसे अकेला सॉल्व नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम आता है तो कम से कम 2 इंसान चाहिए काम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आ गया अकेला नहीं होता। जैसे मान लीजिए जंगल में गए, गठरी भर लकड़ी काट ली, अकेले उठा पाइएगा, लकड़ी के अंदर चल जाइएगा। 2 आदमी चाहिए लकड़ी उठाने के लिए। जो धान उन कटता है, जो बोझा होता है, उसमें भी 2 आदमी चाहिए। वो बोझा को उठाना एक प्रॉब्लम है, यानी कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टी होती है, वो एक आदमी से नहीं होता है। तभी तो बोलते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजता। तो इट टेक्स टू टेंगो, इसका हिंदी भी नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजता। इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उसके लिए मिनिमम 2 आदमी चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि टेंगो का मतलब क्या होता है। टेंगो क्या होता है? टेंगो एक डांस है, सिंपल एक डांस है। अच्छा मैं आपको पूछूं कि आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी, तो उसमें कोई ना कोई डांस देखा होगा, हॉलीवुड में डांस देखा होगा। आपने कैसा डांस देखा होगा? लिटरली माइंड में विजुअलाइज कीजिए, मैं वो पिक्चर आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखिए, ये पिक्चर देखा होगा आपने, है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा देखा होगा। विदेशी लोग ऐसे ही मतलब डांस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा डांस एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए एक कोई दूसरे को बैलेंस करके पकड़ा हुआ है। और भी इमेज होते हैं आप देखोगे ऐसे, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करके पकड़े होते हैं। ये डांस क्या संभव है एक से? कोई एक मतलब ऐसे ही झुक जाएगा, रह पाएगा नहीं पाएगा, दूसरे को पकड़े रहेगा तभी वो ये डांस कर पाएगा, ठीक है। तो यही है कि इट टेक्स टू टेक, इसका मतलब इफ ए प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स 2 पीपल बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो बोले कि कोई प्रॉब्लम आता है तो दोनों को मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा, या दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए ठीक, तो इसमें जो आंसर होगा वही मार दीजिए, है ना। जो ओरिजिन था आप समझ गए हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट वेयर बोथ पीपल आर एट फॉल्ट, कि दोनों पीपल क्या है, फॉल्ट में। इट टेक्स टू टू टैंगो, तो मतलब जो प्रॉब्लम है उसमें दोनों कोई दोषी, या दोनों कोई जिम्मेदार है, या दोनों कोई मिल के ही उसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपके सामने रखता हूं मैं। इट टेक्स टू टू टैंगो, इसका मतलब हुआ सिचुएशन और प्रॉब्लम टाइपिकली इन्वॉल्व करता है पार्टिसिपेट एंड कोऑपरेशन ऑफ मिनिमली 2 पीपल। कि एक ऐसा प्रॉब्लम और सिचुएशन आ जाए जिसमें 2 पीपल जरूरी हो जाते हैं। इट सजेस्ट दैट बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल और इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग और रिजॉल्विंग ए सिचुएशन। देखिए कि कोई प्रॉब्लम या तो उत्पन्न हुआ है, या उसको सॉल्व करने के लिए 2 आदमी कम से कम चाहिए, एक आदमी से काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पिल द बिन, मैं आपको बताता हूँ स्पिल द बिन मतलब होता है किसका। स्पिल द बिन का मतलब होता है रिवील द सेक्रेट।
है ना, रिवील सेक्रेट कुछ भी है जिस तरह लिखा हुआ रिवील सेक्रेट। अब मैं बताता हूँ कैसे आया है। मतलब देखिए, पहले जमाने में जब इलेक्शन होता था ना, मान लीजिए अमेरिकन और यूके में, तो उस समय इलेक्शन के लिए उसमें पर्चे कागज वगैरह तो थे नहीं, उसमें ऐसे दाने होते थे। तो मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़ा है ना, तो 4 कैंडिडेट यदि मान लीजिए खड़ा है, तो क्या किया जाएगा कि इसको बोल दिया कि तुमको काला वाला दाना मिलेगा, इसको बोल दिया सफ़ेद वाला दाना मिलेगा, इसको बोल दिया जाएगा कि तुमको लाल वाला दाना तुम्हारा चुनाव चिन्ह रहेगा, है ना, और इसको बोल दिया तुम्हारे सामने जो है हरा वाला दाना रहेगा, हरा वाला। एक बक्सा रख दिया, और उसमें क्या किया, जो वोट करना है मान लीजिए उसको हरा वाला को वोट करना है, हरा वाला दाना उठा के इसमें डाल देगा। किसी को लाल वाला वोट करना है, लाल वाला दाना डाल देगा। किसी को काला वाला आदमी को वोट करना है, तो काला वाला दाना इसमें डाल देगा। अब जीता कौन है, एक्चुअली जीता कौन है? तो जीता हुआ का पता करने के लिए बोला जाएगा कि भाई जो ये बीन तुम जमा किए हो, ये जो बीन जो जमा किए हो इसको रिवील करो, इसको स्पिल करो, फैलाओ। जो बीन जमा की हो स्पिल करो, फैलाओ, ताकि पता चले कि जीता कौन है, ताकि पता चले कि जो सेक्रेट वो छिपा कर रखा है, रिवील द सेक्रेट, कि कौन जीतने वाला है, ये जो सेक्रेट है वो पता चले। तो बस यहीं से आया स्पिल द बीन, मतलब रिवील द सेक्रेट, कि इलेक्शन जीतने वाला कौन है ये पता चले। ठीक है, तो यहीं से आया है। आशा करते जब आप ओरिजिन बेसिस पे पढ़ रहे होगा तो आपका दिमाग में कहानी चल रहा होगा, और इसलिए आप कहानी याद रखे हो ना तो सब बना लो। देखिए, टू स्वेलो बीन्स कर, यार क्या बात है, टू स्पीड द बिटर फ्रूट्स, बिल्कुल नहीं, ऐसा फालतू इन्फॉर्मेशन है भाई। चलो देखिए, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, आप इसको सीधा समझिए। देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक से समझिए, ठीक से। बैक टू स्क्वायर वन, हर वर्ड में इसका अर्थ छिपा हुआ है। आपने लूडो गोटी खेला होगा, सांप सीढ़ी वाला खासकर, है ना, सांप सीढ़ी वाला, जिसमें ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ऐसे ऐसे सांप होता था, है ना। मान लीजिए ये 86 में, यहाँ पे आप चलते 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 यहाँ 86 में फंस गए, यहाँ से सांप काटा, धुर्र पकड़ के सीधा 1 में आ गए। ठीक है, 1 में आके यानी बैक टू स्क्वायर वन, यानी बैक आ गए कहाँ पे, एक स्क्वायर बॉक्स था उसमें आ गया, और स्क्वायर बॉक्स कितना नंबर का था, तो 1 नंबर का था। तो बैक टू स्क्वायर वन मतलब अब आप फिर से शुरू कर रहे हो, अब फिर से 1 से बढ़ोगे, है ना। अब क्या, फिर से 1 से बढ़ोगे, तो बैक टू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, फिर से स्टार्ट करना। आशा करते हैं आपको ओरिजिन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यही इसका मतलब है। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, ये पिक्चर मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगाया हुआ है कि मान लीजिए आपकी गोटी यहाँ 34 नंबर पे होती, यहाँ सांप काटता तो घूम 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 के आपका बैक टू स्क्वायर वन हो जाता। अगली बार जब सांप सीढ़ी खेलो ना आप, तो उसमें बोलना कि तुम्हारा तो बैक टू स्क्वायर वन हो गया, है ना। ऐसे ही याद होगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहे, याद हो जाएगा कि तुम्हारा तो बैक टू स्क्वायर वन हो गया। वाह, चलो ठीक। देखिए लिखा हुआ है कि ही इज एक्सपीरियंस एंड फुल ऑफ विजडम, कि बुद्धिमानी भी बहुत है और एक्सपीरियंस भी बहुत है। देखिए, एक्सपीरियंस किसको होता है, काम करने का एक्सपीरियंस किसको होता है, जो ओल्ड होता है उसी को। तो अरे भाई, जो पहले कहीं काम कर चुका, जो कहीं पे काम कर चुका है, ओल्ड हो चुका है, उसी के पास तो एक्सपीरियंस होगा। और बुद्धिमानी किसके पास होगा, बुद्धि हम कब लगाते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि काम कैसे कर रहे हैं, तब हम बुद्धि लगाते हैं कि इसको निकालना कैसे है। वहाँ एक्सपीरियंस काम नहीं आता, वहाँ बुद्धिमानी काम आती है, बुद्धि काम आती है, आपका विवेक काम आता है। जहाँ एक्सपीरियंस है वहाँ ठीक है, जैसे पुरानी मशीन है उसको चलाने के आपके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस के बलबूते उसको चलाते हैं। लेकिन मान लीजिए मशीन खराब हो गई, अब आप क्या काम बंद कर दीजिएगा, उसमें बुद्धिमानी सामने आएगी कि अगर मशीन खराब हो गया तब हम कैसे काम करेंगे। मशीन को चलाना आपके पास एक्सपीरियंस है, मशीन को चलाना आपके पास एक्सपीरियंस है। मशीन खराब हो गया, अब काम कैसे करना है उसके प्रति जो बुद्धि लगा के काम आप करते हो वो बुद्धिमानी है। तो जो एक्सपीरियंस है वो ओल्ड हो जाता है, जो बुद्धिमानी होता है वो न्यू होता है, यंग होता है। ठीक है, समझे कि जो एक्सपीरियंस होता है वो ओल्ड होता है, वो पुराना होता है, हमारे काम का एक्सपीरियंस होता है वो ओल्ड होता है, लेकिन जो बुद्धि प्रयोग करते हैं वो जवान होता है, यंग होता है। तो वही है कि ओल्ड एंड यंग का सेंस है कि एक ओल्ड हेड पे, मतलब एन ओल्ड हेड की एक एक्सपीरियंस वाला हेड है, एक यंग शोल्डर पे है। ठीक है, तो यही इसलिए यहाँ से एक सेंस आता है कि एक्सपीरियंस एंड फुल ऑफ विजडम का मतलब क्या हो जाएगा कि एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। ठीक है, तो ये इसका एक मीनिंग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करता आपको, जैसे आपने बुद्ध धर्म में देखा होगा कि बड़े बड़े बच्चों को बड़ा सात्विक ज्ञान दिया जाता है, मतलब कैसे जीना, कैसे रहना है। इन लोग के सामने ऐसा ही लोग बोलेगा कि लगेगा जैसे 80 साल का जिंदगी जी लिया है ना। भगवान पे लीन हो जाइए, बच्चा में ही ये लोग जो है भौतिक सुख सुविधा का त्याग कर देता है। हम लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम लोग को लगेगा अभी फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, अभी मोह माया में हम लोग हैं। लेकिन यही लोग ऐसा बात करेगा जैसे बुढ़ापा आ गया है, कुछ नहीं बचा है। तो क्या ये एक ओल्ड हेड है, ओन यंग सोल्जर। ठीक है,
देखिए लिखा हुआ है या फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड। स्मॉल पॉन्ड में एक फ्रॉग है, समझिए। जैसे अ, जैसे समझिए एक स्मॉल फोग या फोग इन स्मॉल को मतलब पॉपुलर होना, पॉपुलर होना, फेमस होना इन स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया में, स्मॉल एरिया में, स्मॉल एरिया में, लार्ज एरिया में नहीं, लार्ज एरिया में नहीं। ठीक है, समझे कि या फ्रॉग इन स्मॉल पॉन्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत पॉपुलर है, फेमस है इन स्मॉल एरिया रेदर देन लार्ज एरिया। जैसे जो गांव का मुखिया होता है, जो गांव का मुखिया होता है वो उसको क्या बोलेंगे कि आप फ्रॉग इन स्मॉल पॉन्ड। ठीक है, गांव के जो मुखिया हैं उनको क्या बोलेंगे, या फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड। या ठीक है, ठीक है कि अधिक पॉपुलर है लेकिन छोटे एरिया पे, बड़े एरिया पे नहीं। जैसे हमारे पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, पॉपुलर है लेकिन बड़े एरिया पे, तो वो उनको नहीं बोल सकते एडीएम में क्या फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड। ठीक है, तो या फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड मतलब पॉपुलर होना लेकिन छोटे एरिया में, बड़े एरिया में नहीं। ठीक है, समझे। एन अल्फा मॉम, एन अल्फा मोम मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ सबका डेफिनेशन एक्चुअली लिखा होगा आपके साथ, आप पढ़ भी सकते हैं ना। देखिए लिखा हुआ हुई इज इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल सक्सेसफुल विद इन ए लिमिटेड और अ स्मॉल स्केल एनवायरनमेंट, कि इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है लेकिन स्मॉल स्केल एनवायरनमेंट में। ठीक है, ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने ये एक पिक्चर मैंने रखा है कि देखिए एक छोटा सा पॉन्ड है, उसमें मेढक कितना इन्फ्लुएंशियल है, बड़ा है। और एक बड़ा सा समझिए समुद्र, लिखा हुआ है इट इज बेटर टू बी ए बिग फ्रॉग इन अ स्मॉल लिटिल पॉन्ड। एक लिटिल पॉन्ड में आप बिग फ्रॉग रहो बहुत बेटर है देन या लिटिल फ्रॉग इन ए बिग पॉन्ड। ये एक बड़े पॉन्ड में आप एक छोटे से रहो, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। देखिए अल्फा मोम आप जानते होंगे कि जब हमारी बायोलॉजी में कई जंतुओं को जो है जातिगत जो बांटा गया है, जो बांटे का पैटर्न है, तो उसमें अल्फा, बीटा, गामा इस तरह करके बहुत बांटा गया है। बायोलॉजी की किताब में जंतुओं का जो वर्गीकरण, या फिर हमारे आमाशय में भी देखा होगा कि आपने अल्फा इस तरह करके, बीटा गामा में होता है ना, कि जो इंसुलिन का स्रावन होता है वो बीटा हार्मोन मतलब कुछ इस तरह होता है। तो जंतुओं में क्या है कि जातिगत का जो वर्णन है श्रेष्ठता के आधार पे, कि अल्फा वाला बेस्ट होगा, बीटा वाला थोड़ा कम, गामा वाला थोड़ा और कम। तो अल्फा मोम यही है कि जो मॉम बहुत अच्छी है उसको बोलते हैं अल्फा मोम। ठीक है, जो मॉम बहुत अच्छी है उसको बोलेंगे क्या, अल्फा मोम। तो ये लिखा हुआ कैन बी ट्रेस्ड में अल्फा इंडिविजुअल इन ए सोशल ग्रुप विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एनिमल बिहेवियर स्टडिंग पार्टिकुलरली। आप छोड़िए सब, पढ़िए, हटाइए। ठीक है, अल्फा इंडिविजुअल इज द डोमिनेंट और लीडिंग मेंबर ऑफन एग्जर्टिंग कंट्रोल ओवर अदर एंड इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, तो अल्फा मोल दैट इज इन्फ्लुएंशियल वैल्यूएबल, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। देखिए फिश आउट ऑफ वाटर, पानी, इसी मछली को पानी के बाहर ले, मतलब क्या, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, या फिर बोलिए अनकंफर्टेबल। फिश आउट ऑफ द वाटर, अनकंफर्टेबल। ठीक है, देखिए गो कोल्ड टर्की लिखा हुआ है ना, गो कोल्ड टर्की। टर्की एक पक्षी का भी नाम है ना, जिसका अपना एक गूज बम्प होता है। ठीक है, ठीक है, टर्की क्या है, एक पक्षी का नाम है जिसका अपना एक गूज बम्प होता है। जब उसे खाना उना खाना होता है या कोई आदत छोड़नी होती है, अपनानी होती है, तो वो क्या करता है, उसको लिल जाता है। ठीक है, टर्की क्या एक पक्षी है जिसका एक अपना गूज बम्प होता है, इस तरह यहाँ पे होता है, जब कुछ खाना होता है फटाक तेरे वहीं से लिल जाती है, उसको एक साथ चबा जाती है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है गो कोल्ड टर्की, लेकिन इसका अमेरिकन सेंस में भी एक अलग मतलब है। आपको पता होगा कि अमेरिकन लोग नशा बहुत करते थे पहले, इसलिए कई बार वहां पे शराब बंद दिया गया था, कि लोग शराब बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी लोग चुपचाप पी रहे थे, है ना। ठीक है, तो गो कोल्ड टर्की, मैंने इससे रिलेटेड भी एक इडियम्स आपको बताया है कि लोग जब चुपचाप किसी ना किसी तरीके से शराब पी ले रहे थे, तो जब ज़्यादा चढ़ जाता था तो उसको उसमें बोलता पिंक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट वाला मैंने आपको बताया था। एक पिंक एलिफेंट का मैंने बताया था कि ये इमेजिनेबल चीज़ था, इमेजिनेबल, इमेजिनेबल था, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। पिंक एलिफेंट करके कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब लोग ज़्यादा शराब पी लेता था ना, तो दिमाग इतना घूम जाता था कि लगता था कि जैसे पिंक एलिफेंट देख लिए। तो अमेरिकन, देखिए हर क्षेत्र का एक अपना मजाक करने का तरीका है। जैसे हम लोग मजाक करेंगे तो अलग तरीका है, अमेरिकन लोग मजाक करेंगे तो अलग तरीका है। तो अमेरिकन लोग का मजाक यही था कि वो पी लेता था ना, हम लोग बोलेंगे चढ़ गलो लागो हो, लेकिन उन लोग बोलता था कि यार तू पिंक एलिफेंट देख लिया, कि पिंक एलिफेंट देख रहे हो क्या, है ना। इसका सेंस होता था कि ज़्यादा पी लिए हो क्या। तो अमेरिकन में भी गोल्ड गोल्ड टल, जैसे वहाँ नशा ज़्यादा बढ़ गया था, ड्रग्स वगैरह का भी सेवन ज़्यादा हो रहा था, तो लोग ड्रग छोड़ नहीं पा रहे थे, लोग ड्रग छोड़ नहीं पा रहे थे। तो जब कोई व्यक्ति
ड्रग छोड़ने की लत लगाता था ना, तो शरीर उनका पीला पड़ना शुरू कर जाता। कोई भी ड्रग आदमी छोड़ेगा उसका शरीर पीलापन शुरू हो जाता था, एलोविस हो जाता था, पेल हो जाता था, सूखने लगता था चेहरा। तो जब ऐसे इंसान जो ड्रग छोड़ रहा होता है या छोड़ दिया होता है, उसका चेहरा सूखा हो जाता है, पीला हो जाता है, तो उसको बोला जाता था यार तू तो गोल्ड टर्की हो जैसा हो गया, तो कोल्ड टर्की हो गया। कोल्ड टर्की मतलब टर्की वाला मैंने बोला ना कि टर्की एक पक्षी है जिसका एक गुज बम्प होता है, और जब जो उसका खाना वहाँ भरा होता है वो एक साथ निकल जाती है, तो इस पूरा सिडुक जाता है ना, सिडुक जाता है। जैसे कोल्ड टर्की वहाँ हो जाता है। टर्की मतलब है कोल्ड टर्की मतलब खाना वाना खा लिया चिटुक गया। उस तरह कोई ड्रग उरग पीना छोड़ दिया है ना, और शरीर पीला पड़ गया, सूखा पड़ना शुरू कर गया, तो उसको मजाक में लोग बोलता था कि यार तू तो कोल्ड टर्की हो गया, तू तो कोल्ड टर्की हो गया। मतलब जो नशा उसा करता था ना वो बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि जब तक नशा करता तब तक शरीर पीलापन सूखापन कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही नशा छोड़ा शरीर पीला पड़ने लगा, सूखा होने लगा, यानी कोल्ड टर्की हो गया, सूख गया। यानी देखिए यहाँ पे एक सेंस और आता है कि धीरे धीरे नहीं, लिखा हुआ है गो कोल्ड टर्की रिफर्स करता है क्वेट करना है, डिसकंटिन्यू करना, एब्रप्टली अचानक, अचानक धीरे धीरे नहीं, and are completely, especially in the context of breaking a habit or addiction. It implies stopping the behavior or activity without any gradual tapering off or weaning process. कि अचानक बस बंद कर देना कि अब तो पियेंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे कई लोग वृंदावन जाते हैं, मीट मछली खाते, देखते माहौल में भक्तिमय हो जाते, वहां से आकर कहते अचानक मीट मछली खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वही है कि गो कोल्ड टर्की हो गया, कि कोई आदत को ही छोड़ दिया वो। तो जो व्यक्ति कोई आदत को, कोई एडिक्शन को छोड़ देता है उसको बोलेंगे गो गोल्ड टर्की, ठीक। याद रखिएगा, ये होगा आंसर, ये सब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, लिखा हुआ है विथआउट एनी क्वेश्चन। देखिए बियॉन्ड ए डाउट, कोई डाउट नहीं है मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जैसे सर भी पूछते हैं कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई डाउट होगा तभी तो आप क्वेश्चन पूछोगे, लेकिन कोई डाउट ही नहीं है तो मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अकाउंट फॉर मतलब होता है जिम्मेवार, जिम्मेवार होना है, जिम्मेवार होना या जिम्मेदारी लेना होता है, ठीक है, या जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पुल योर सेल्फ टूगेदर, है ना, पुल योर सेल्फ टूगेदर कि अपने आप को खींचो, अपने आप को खींचो का मतलब क्या हुआ है कि अपने आप को खींचो, है ना। देखिए पहले मैं इसका एक मीनिंग बता दूं, एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है काम डाउन, शांत होना, ठंडा होना, ठीक है। ये लिखा हुआ है पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है इनकरेज समन, ठीक है, कि किसी को बोला जाता है कि आप पुल योर सेल्फ टुगेदर। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं, यार ठंडा हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। इंग्लिश में बोलेंगे पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर। हिंदी में बोलेंगे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इंग्लिश में बोलेंगे पुल योर सेल्फ टुगेदर, मतलब उसको इनकरेज करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे कि यार कंट्रोल में आ जाओ, है ना, कंट्रोल में आ जाओ। कंट्रोल मतलब क्या कि जो अपना इमोशंस है, जो भाव है, जो व्यवहार है, उसमें आ जाओ, अपने कंट्रोल में आ जाओ। इसका मतलब क्या कि अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपना व्यवहार है, जो अपनी सोच है, उसमें आ जाओ, उसको मत आगे निकलो, है ना, ठीक है। कई बार लोग नाराज होते हैं तो गुस्सा होते हैं तो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, ऐसे इंसान को बोलेंगे कि चलो वापस आ जाओ, उसको बोलेंगे पुल योर सेल्फ टुगेदर, कि अपने जो मस्तिष्क को 10 जगह भटका कर रखे हो वहां से उठाकर एकदम शांति अवस्था में आ जाओ। शांत अवस्था इन द सेंस ये होगा कि जो आपका थॉट है, जो आपका इमोशंस है, जो आपका बिहेवियर है, आप उसमें आ जाओ। पुल योर सेल्फ टुगेदर नहीं, काबला, बाकी ये सब कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक जोक ही है, कि जोक एक्चुअली है ना, अच्छा अच्छा लगेगा आपको, पढ़े पढ़िए। लिखा हुआ है जस्ट पुल योर सेल्फ टुगेदर, कि अपने आप को तुरंत खींच लो। यह लिए बोलता है बट आई डोंट नो वेयर द हैंडल्स आर, कि मुझे पता ही नहीं है हैंडल्स कहाँ है। मतलब बगल वाला बोल रहा है कि अपने आप को खींच लो, तो ये बोलता है हैंडल किधर है हमको नहीं पता। है ना, चलिए ठीक, जोक भी होना चाहिए। नॉट टर्न या हेयर, लिखा हुआ है नॉट टर्न या हेयर, कि बाल तक नहीं हिला। जैसे बोलते हैं ना कि कोई आदमी डरता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, कोई आदमी डरता है तो बाल खड़े, तो रूह कांप जाती है, ओ इस तरह मतलब होता है ना थोड़ा। लेकिन किसी के सामने बहुत बड़ी घटना हो गई लेकिन उसका बाल तक नहीं हिला, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको इमोशन का प्रभाव ही नहीं पड़ा। बहुत बड़ी घटना हो गई, है ना, सामने एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो शांत का शांत है। रूह कांप जाए, डरने लगे हो, है ना, कपकपी हो, ठंड लगे, बाल से खड़ा हो जाए, कई बार हम लोग पकड़ के ऐसे ऐसे, है ना। तो नॉट टर्न या हेयर, इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन कोई उसका बाल तक नहीं हिला, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इमोशन वो शो नहीं किया, टू शो नो आउटवर्ड इमोशन,
कोई इमोशन, कोई भावना को वो शो नहीं किया। तो यही लिखा हुआ है नॉट टर्न हेयर टू नॉट टर्न हेयर, इसका मतलब होता है रिमेन काल्म, शांत रहना, कंपोज रहना, अनअफेक्टेड रहना, अनअफेक्टेड रहना, कि परिस्थितियों से अनअफेक्टेड रहना। ठीक है, समझे? इसका एक और ओरिजिन होता था, वो हॉर्स राइडिंग से है। ठीक है, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग में क्या होता है कि घोड़ा दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, और उसके जो गर्दन पे बाल होते हैं वो लहलहाता भी है। लेकिन जब घोड़ा खड़ा हो जाता है, घोड़ा खड़ा, तो उसके बाल क्या होते हैं, एकदम इस तरह सूज जाते हैं। अभी जो दौड़ा है, अब दौड़ में ये हारा है कि जीता है कुछ पता नहीं है। जो घोड़ा दौड़ा वो हारा है जीता है पता नहीं, लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो एकदम शांत हो गया। मतलब घोड़े को ना जीतने से फर्क पड़ा, ना हारने से फर्क पड़ा, यानी नो टर्न है यार, यानी जो घोड़ा दौड़ा वो जीता कि हारा उसको फर्क नहीं है, लेकिन जब शांत, जब घोड़े के हेयर जब शांत है तो उसका हेयर भी शांत है। सिंपली यही से अर्थ निकलता है। दो दो इसके ओरिजिन आपको मैंने अभी बताया कि कोई इमोशन नहीं शो करना, कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया बाल तक कुछ नहीं हुआ, मतलब शांत है। एक घोड़ा है, जंग में गया, दौड़ा, हारा कि जीता उसको फर्क ही नहीं पड़ा, बाल अभी भी मतलब उसका खड़ा इन द सेंस वही है कि घोड़े को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलिए इन द डोलड्रम, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताया है कि डोलड्रम किसको बोलते हैं। डोलड्रम मैं पिक्चर के माध्यम से बताता हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, यदि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आप इसको क्रॉस कर लीजिएगा, लेकिन कुछ बच्चे बीच से भी वीडियो देखते हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए डोलड्रम मतलब होता है समुद्र का एक ऐसा जगह जहाँ पे ज्वार नहीं आता। ज्वार मतलब समुद्र की जो लहरें होती है वो नहीं आती। ठीक है, और यहाँ पे विंड भी नहीं चलता, विंड भी नहीं चलता। इस ऐसी परिस्थिति में इसको डोलड्रम बोलते हैं, यानी समुद्र की ऐसी स्थिति जहाँ पे ज्वार उवार नहीं आता, हवा वो नहीं चलती, बिल्कुल शांत हो जाता है, उसको डोलड्रम बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब कोई नाव आता है ना, तो ना ही ये आगे बढ़ पाता है ना पीछे जा पाता है, एकदम खड़ा रहता है। ठीक है, एकदम खड़ा। मान लीजिए कोई माल वाला जहाज है और वो इस तरह डोलड्रम में जाके फंस जाए, तो पहले ज़माने में क्या, ऐसा तो कोई मशीन तो था नहीं, उनको तो चाबुक चलाना पड़ता था, चाबुक भी चलाते थे, ज्वार आता था तो ज्वार में हिला देते थे और घसीट के ले जाता था। हवाएं तेज आई तो हवा की दिशा में निकल गया। कई बार जब विंड आती थी तो उनको हवा से डायरेक्शन का पता चलता था। ठीक है, जब विंड आती थी तो उनको डायरेक्शन का पता चलता था कि आखिर हमको जाना किधर से है ना, क्योंकि हवा गोल घूमती है। यदि हवा इधर से इधर जा रही, समझ आते थे अरे हम तो गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो सब बंद है, तो उस स्थिति में क्या होता था कि लोगों को सप्ताह दिन, महीनों दिन इंतजार करता था। सब 2-4 दिन बोल सकते हैं, सप्ताह दिन बोलिए, महीनों दिन बोलिए, महीना बोलिए, उस समुद्र यहाँ पर वेट करना पड़ता था कि ताकि हवाएं आए या फिर ज्वार आए, ताकि मेरी नाव को वो खींच सके, डायरेक्शन का पता चल सके। तो समझिए कि समुद्र के ऐसे बीचों बीच अवस्था में जहाँ आपको सप्ताह का वेट करना पड़े, बस वेट करना पड़े, वैसी स्थिति में आपका जो स्पिरिट है, जो आपका उत्साह है, वो क्या होगा, लो होगा कि नहीं होगा। जो आपका जुनून है वो लो होगा कि नहीं होगा। जो आपकी ऊर्जा है वो लो होगा कि नहीं होगा, सब लो हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि इन द डोलड्रम, दैट इज इन द डोलड्रम रिफर्स टू स्टेग्नेशन, स्थिरता है, लो स्पिरिट है, लैक ऑफ प्रोग्रेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेयर द शू पिंचेस, पिंच मतलब होता है चुभना, चुभना या दर्द देना। ठीक है, दर्द देना। आप इसको मैं समझाता हूँ, इसको ऐसे मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर मैंने आपके लिए लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो सैंडल है ना, ये पहनी हुई है और इसको यहाँ चुभा, इसने खोल के फेंक दिया। हो सकता है कि ये छोटा होगा। ये जब का हम जूते छोटे पहन लेते हैं तो पैर में वो क्या है, दर्द देने लगता है। तो वेयर द शू पिंचेज, मतलब कि शू छोटा है इसलिए हमको क्या कर रहा है, दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो वही वेयर द शू पिंचेज मतलब शू कहाँ पे दर्द दे रहा है, सिंपली, यानी डिफिकल्टी प्लेस के बारे में कुछ ऐसा अर्थ निकलना चाहिए, है ना। कि वेयर द शू पिंचेज रिफर्स टू द स्पेसिफिक पॉइंट, यानी वो पॉइंट काउजिंग डिसकम्फर्ट, कि जहाँ से कोई ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम हमें जो पॉइंट पे दिख रहा है, वही इसीलिए बोलते हैं वेयर द शू पिंचेस। वेयर द शूज पिंचेस। कई बार होता है कि जूतों में कील जो होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका जूता है, ठीक है, ये आपका जूता है, और यहाँ पर एक कई बार बचपन देखा होगा छोटी मोटी कांटी गड़ जाती है, तो जब हम चलते हैं तो ये चुभता रहता है, चुभता रहता है ना। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ से आपको डिफिकल्टी महसूस होती है, वहाँ से चुभता है, वहाँ से आपको पिंच करता है। कई बार हम लोग बैठे बैठे रहते हैं तो इस तरह पिंच करते हैं ना, इस तरह क्या करते हैं, पिंच करते हैं, मतलब डिफिकल्टी इस पॉइंट पे है। तो वेयर द सुप इज वेयर द डिफिकल्टी लाइज, सिंपल यही होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, यानी स्पेसिफिक पॉइंट जहां से आपको डिस्कम्फर्ट, ट्रबल या डिफिकल्टी का एहसास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
देखिए लिखा हुआ है एनोइंग होना चाहिए और इरिटेटिंग होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा आइडियम ढूंढिए जिसका मतलब होता है एनोइंग और इरिटेटिंग। इरिटेटिंग मतलब गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, मतलब कंटिन्यूअस। जैसे समझिए कि बचपन में या अभी भी देखते होंगे कि कई बार कांटा या सुई पैरों में गड़ जाता है, कई बार कांटा या सुई पैरों में गड़ जाता है, तो जब तक आप सुई या उस कांटे को निकाल नहीं लेते तब तक आपको तकलीफ होती है, कंटिन्यूअस तकलीफ होती है, कंटिन्यूअस तकलीफ होती है ना, कंटिन्यूअस आपको तकलीफ देते रहता है, वो चुभते रहता है उस जगह पे। तो ये थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होगा एनोइंग एंड इरिटेटिंग, मतलब काफी समय तक वो आपको क्या कर रहा है, तकलीफ दे रहा है ना। तो यह थॉर्न इन द फ्लैश मतलब एक कांटा हो जाएगा, फ्लैश मतलब शरीर, शरीर बोल सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए देखिए ये लिखा हुआ है वैक्स क्वेश्चन। देखिए समझिए वैक्स क्वेश्चन का मतलब, ये भी चारों इडियम सर पढ़ना है सारा। लिखा हुआ है वैक्स क्वेश्चन। वैक्स मतलब क्या होता है, कंटेंटियस और डिस्प्यूटेड इशू। वैक्स मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन भरा। वैक्स मतलब क्या होता है, जैसे एक सवाल होता है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, तो ये एक वैक्स क्वेश्चन है ये, है ना। वैक्स मतलब विवादास्पद क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं हो सकता, है ना, कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो वैक्स क्वेश्चन दैट इज कंटेंटियस और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है स्लो कोच। ये स्लो कोच, देखिए क्या है ना कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पिक्चर से मैंने दिखाया हुआ है। देखिए अमेरिका यूके में एक कहावत था, एक नाम था, एक वर्ड था स्टैक कोच, जो एक व्हीकल था और जो स्लोली चलता था। स्टैक कोच करके एक व्हीकल था जो स्लोली चलता था, और इसी को धीरे धीरे बोलते बोलते स्लो कोच बोल दिया। स्लो कोच कहने का मतलब ये हुआ कि स्लो मूविंग इंडिविजुअल, कि जो धीरे धीरे चलता है ना उसको स्लो कोच बोलेंगे, या स्लो कोच स्लो मूविंग पीपल। देखिए एन अपहिल टास्क, अपहिल मतलब क्या होता है, पहाड़। तो पहाड़ जैसा टास्क, इसका सिंपल मतलब हुआ कि जैसे आपको बोला जाए कि मैदान वाली जगह है, खाली मैदान है, आपको बोला जाए चलने, आप चलिए, तो आप आराम से चल लीजिएगा, लेकिन यही बोलेगा पहाड़ है, आपको बोलेगा चलिए, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। जब आपको पहाड़ चलने पड़ जाएगा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगी, पहाड़ पे चलने के दौरान आपको डिफिकल्टी होगी, चैलेंजेज होंगे, अर्डुअस इंडिवर लगाना पड़ेगा। देन अपहिल टास्क दैट इज डिस्क्राइब टू इज डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और अर्डुअस इंडिवर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट। देखिए लिखा हुआ है सो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, है ना, मतलब भाग जाना, कुछ इसमें बताने को नहीं है ना, रन अवे होता है। सो या क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब भाग जाना। सिल्वर टंग, सिल्वर टंग का सिंपल मतलब होता है जो बोलने में निपुण होता है, यानी टंग मतलब जीव होता है, सिल्वर मतलब चांदी का जीव है, मतलब बोलने में बहुत अच्छा है, इलोक्वेंट है, इलोक्वेंट एक्सप्रेशन टू कन्विंस पीपल। ठीक है, और ये कुछ छूट गया है तो इस चीज़ को छोड़ते हैं। तो आज हम लोग टोटल 30 ईडियम्स किए, और हर ईडियम्स को मैंने आपको ओरिजिन बेस्ट से बताया है। तो चलिए इसी तरह पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 30